एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24x7। जाट समाज की नब्ज पर अमित शाह ने रखा हाथ, मांगे सुन, उन्हें दूर करने का दिया भरोसा, कहा हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनावी संग्राम पश्चिम में है और भाजपा के कुशल रणनीतिकार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष की ओर से वहां प्रभावी जाट समुदाय को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में 2014 से अब तक 3 बार जाट समुदाय को समझाने में सफल रहे शाह ने फिर से भाजपा के लिए उनका वोट सुनिश्चित करने की कोशिश की। बुधवार को दिल्ली में लगभग 250 जाट नेताओं के साथ बैठक में शाह ने उनकी नब्ज पर हाथ रखा, कुछ सुनी, कुछ सरकार की ओर से किए गए कामों का हवाला दिया और फिर पिछली सरकार में जाट युवाओं के उत्पीड़न व कानून व्यवस्था का वर्णन किया तो जाट नेताओं में एकजुटता आ गई। भाजपा सांसद और जाट नेता प्रवेश सिंह वर्मा के आवास पर आयोजित बैठक में खुली बात हुई। शाह ने भाजपा शासनकाल में किसानों के कल्याण और जाट समाज के सम्मान के लिए उठाए गए कदमों को गिनाया। गन्ने के बकाया भुगतान की बात की तो जाट नेताओं ने समर्थन किया। शाह ने यह भरोसा भी दिया कि भुगतान में होने वाली देरी पर ब्याज के बारे में भी सरकार सोच रही है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलों में से 21 बंद हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद यह सिलसिला रुक गया है। बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि एथेनॉल के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए ही बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही है। जो खरीद पहले 250 करोड़ की थी, अब वह बढ़कर 10,000 करोड़ तक पहुंच गई है। यह तभी संभव है जब केंद्रीय और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार हो। भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवालों को हल करने के लिए रेल मंत्री ने संभाला मोर्चा। रेलवे में विभिन्न वर्गों की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों को हल करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि छात्रों के संशय वाले मसलों का हल संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा। शिकायतों में समाधान के लिए रेलवे ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। कमेटी हर हाल में अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दे देगी। वहीं रिपोर्ट आने तक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और लेवल 1 की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में सुधार अथवा किसी तरह के संदेह को लेकर अभ्यर्थी अपनी बात 16 फरवरी 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। विशेषज्ञ जांच समिति विभिन्न मसलों पर लोगों की राय लेने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा भी करेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने कुछ जगहों पर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें भी हुई हैं। इस पर अफसोस जताते हुए रेल मंत्री ने भावुक अंदाज में कहा, रेलवे आपकी संपत्ति है, उसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। वैष्णव ने इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श किया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय के अधिकारी राज्य के आला अफसरों के संपर्क में हैं। बता दें कि रेल मंत्री वैष्णव ने बुधवार को बुलाई एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी नाराजगी की वजह पर कमेटी विचार करेगी ताकि विविधता मसले को हल किया जा सके। छात्र देश के भविष्य हैं और रेल की रीढ़ हैं। छात्रों के संशय को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व में घोषित नियमों के आधार पर ही चल रही है। एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए। कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए। हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करें। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का बड़ा आरोप लगाया। चुनाव आया तो बांटो और राज करो की नीति। अरे वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई
संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक से अच्छा दूसरा ना कोई। यह है हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पे, नकली मुद्दों के नाम पे अरे महंगाई आती है तो हिंदू का भी बच्चा महंगाई से उतना ही परेशान होता है। महंगाई आती है तो हिंदुओं के भी पेट पर उतनी ही मार महंगाई की पड़ती है जितनी मुसलमान पे पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, आइए और बताइए, हमारी वो सुहागिन महिलाएं, वो शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने अपना सिर बनवाया, जिनको नौकरी तुमने नहीं दी, वो हिंदू थी या मुसलमान थी, इसका हमें जवाब दो। आओ हमें बताओ आदित्यनाथ जी, वो नौजवान जिनको मां बहन की गालियां देके सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? वो किसान जो सड़क पर 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गया, वो हिंदू था कि मुसलमान था? आइए आदित्यनाथ जी, हमको बताइए, हाथरस की वो गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो हिंदू थी कि मुसलमान थी? वो प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर आपने करवा दिया, वो हिंदू था कि मुसलमान था? वो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी जिसकी हत्या तुमने करवा दी, वो हिंदू था या मुसलमान था? वो मनीष गुप्ता जो गोरखपुर के होटल में पीट के मार दिया गया, वो अरुण वाल्मीकि आगरा में जिसको पुलिस वालों ने पीट के मार दिया, ये हिंदू थे या मुसलमान थे? क्यों हमको नकली मुद्दों में उलझाते हो? हम इन मुद्दों में नहीं उलझना चाहते। बातें करते हो मुसलमान की और पेट पर लात मारते हो हिंदुओं के, मुसलमानों के, सबके लात। ऐसी व्यवस्था को आपको बदलना होगा, ऐसे नकली लोगों को आपको पहचानना होगा। ऐसे नकली लोगों से अगर सावधान नहीं हुए तो याद रखना हमारा आपका भला नहीं होगा। सरकारें तो आपने 75 साल में बहुत बदल ली, फिर बदल दो, लेकिन अगर व्यवस्था बदलनी है तो हाथ में झाड़ू उठाओ और इस बार झाड़ू चला दो, राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम करो। और ये किसी के नहीं है भाजपा, ये जानने देना। इनका नारा क्या है? राम राम जपना पराया माल, राम राम जपना पराया माल। इनके लिए एक लाइन मैंने लिखी है, सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। मैं गया था अयोध्या, मुझे सारे कागज मिल गए भाजपाइयों के। शाम को 7:10 पे एक जमीन खरीदी 2 करोड़ रुपए में भाजपा के मेयर और उसके भतीजे ने मिलकर, और शाम को 7:15 पे 5 मिनट के बाद वही जमीन ट्रस्ट वालों ने और भाजपाइयों ने मिलकर 18.5 करोड़ में खरीद ली। तुम दिन भर मजदूरी करते हो तो 300 रुपए नहीं कमा पाते, भाजपाई 5 मिनट में 16.5 करोड़ कमा लेते हैं, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपया कमा लेते। ये ना राम के है ना आम के है, इनके लिए कानपुर के लोगों ने एक बड़ा वाला बैनर लगा दिया अपने घर के आगे, चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे। लोगों ने कहा इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा नहीं, कहने लगे हमें पता है चंदा चोर कौन है। तो चंदा चोरों से सावधान हो जाओ भाई। मैं नारा लगाऊंगा चंदा चोरों से, आपको कहना है सावधान। चंदा चोरों से, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से। बरेली में एक ममीरे का सुरमा बिकता है, उसमें क्या लिखा रहता है? नक्कालों से, नक्कालों से, नक्कालों से।
देश को कोरोना के कहर से मिली थोड़ी राहत, लगातार तीसरे दिन 3 लाख से भी कम केस आए सामने। देश में कोरोना की रफ्तार अब कम होती दिख रही है। आज फिर कोरोना संक्रमण के 3 लाख से भी कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में आज कोरोना के 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 573 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 3,06,397 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 22,02,472 हो गई है। कोरोना संक्रमण के लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। 24 जनवरी को कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए थे। इसके अगले दिन 25 जनवरी को 2,85,914 नए केस दर्ज किए गए थे। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,86,384 मामले सामने आए हैं। तिरंगा फहराने को लेकर आंध्र प्रदेश के जिन्ना टावर पर हुआ विवाद, भाजपा ने सीएम पर साधा निशाना। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक राजनीतिक विवाद ने जन्म ले लिया। गुंटूर स्थित जिन्ना टावर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद भाजपा ने मांग की कि इस टावर का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाना चाहिए। वहीं एमएलसी अप्पू रेड्डी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा इसको एक सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। रेड्डी ने भाजपा पर लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वो सत्ता में थे तब इस टावर का नाम क्यों नहीं बदला गया। रेड्डी ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भाजपा पिछले 2 सप्ताह से स्मारक को गिराने के विवादित बयान दे रही है। भाजपा नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह 1999 से 2004 तक और फिर 2014 से 2019 तक टीडीपी के साथ गठबंधन में थे। माणिक्याला राव ने उस समय बंदोबस्ती विभाग संभाला था। क्या उत्तर भारत में लोगों को ठंड और कोहरे के कहर से मिलेगी राहत? दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तर भारत के हिस्से में पिछले महीने भर से अधिक समय से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा सुबह और शाम को होने वाले घने कोहरे ने लोगों की परेशानी में ला खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक ठिठुरन जारी रहेगी। साथ ही बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में आज और कल बारिश हो सकती है। वर्चुअल रैली में जोड़ा जाएगा इंटरनेट का खर्च, प्रत्याशियों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने भी अपना पैर पसार रखा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनावी रैलियों पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद से ही विधानसभा चुनाव की तस्वीर ही पूरी तरीके से बदल गई है। इस बार न शोर है और न ही कोई हंगामा। ऐसे में सभी पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही हैं। वर्चुअल रैली होने के कारण इंटरनेट का महत्व पहले के मुताबिक काफी बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव आयोग हर वर्चुअल रैली पर नजर रखेगी और रैली पर होने वाले सभी खर्च को भी जोड़ा जाएगा। चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगने के बाद से ही सभी पार्टियां इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल रैली कर रही हैं। वर्चुअल रैली करने के लिए भी पार्टियों को और दलों को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के भी ऑनलाइन की सुविधा बनाई गई है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें वर्चुअल रैली के लिए कुछ खर्चे तय किए गए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने कई टीम को गठित किया है। यह सभी टीम प्रत्याशियों के वर्चुअल रैली पर होने वाले खर्चे की पूरी निगरानी रखेगी। इस खर्चे के लिए बीएसएनएल के दरों के हिसाब से इंटरनेट के खर्च को जोड़ा जाएगा। वर्चुअल रैली जिस जगह पर होगी उसका किराया, कंप्यूटर और अन्य छोटी छोटी जरूरत की चीजों का खर्च भी चुनाव के खर्च में ही शामिल किया जाएगा। कोरोना के चलते हर किसी को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी मास्क के द्वारा प्रचार करता है तो इसके लिए चुनाव आयोग 10 रुपए जोड़ेगा। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान हर एक मास्क की कीमत 10 रुपए लगाई है। इसके साथ ही सैनिटाइजर के भी खर्च मार्केट रेट से जोड़ा जाएगा। यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गृह विभाग ने स्कूल कॉलेज को 15 फरवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इससे पहले सरकार ने 30 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था। यूपी के अलावा भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच कई राज्यों ने जनवरी के अंत तक स्कूल बंद कर दिए थे। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को आगामी बोर्ड परीक्षा 2020 को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन क्लासेस में शामिल होने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने अब स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण अभियान अभी जारी रहेगा। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से संक्रमित की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी 10,000 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग
द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 11,583 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 15 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। लखनऊ में 1,854, गौतम बुद्ध नगर में 1,046, गाजियाबाद में 845 और प्रयागराज में 460 मरीज मिले थे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर बैंकिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया। आज की प्रेस वार्ता बैंकिंग इंडस्ट्री का जो हाल मोदी सरकार ने कर रखा, और ये इंडस्ट्री और ये एरिया आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 दिन बाद देश का बजट आने वाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री का मोदी सरकार ने जो हाल किया है, मैं उसका पहले 2 लाइन में व्याख्यान करूंगा। 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो चुके हैं। कौन है वो लोग? हमारे मेहुल भाई। कौन है वो लोग? संदेश राज। कौन है वो लोग? नीरव मोदी। कौन है वो लोग? विजय माल्या, जिनकी आए दिन हम कोई सुदूर बीचेस पर, एग्जॉटिक बीचेस पर उनकी फोटोज देखते हैं। कभी वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने उनको अपनी मौन सहमति दे रखी। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने, 7 years and 6 months, the total frauds in banking industry is 5.35 trillion rupees, मतलब 5.35 ट्रिलियन रुपीस, अर्थात 5,35,000 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ पिछले 7 साल और 6 महीने में हुआ। अब एनपीएस की बात कर लेते हैं। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो पिछले 7 years, फ्रॉम 2014 टू 2020, 2014 से लेके 2021 के बीच सरकारी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 गुना से बढ़ा है। द ग्रॉस एनपीएज ऑफ पीएसपीज आर 4 times ऑफ ग्रॉस एनपीएज ऑफ द प्रीसीडिंग 7 years। मतलब हम 14 से लेके 21 के बीच अगर ग्रॉस एनपीएस का एडिशन देखें और उसकी तुलना 2007 से 14 के बीच के ग्रॉस एनपीए से करें तो ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी हुई है 4 गुना। ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ चुका। टोटल बैंक फ्रॉड हो चुके हैं 5,35,000 करोड़, जिसको हम कह सकते हैं 5.35 ट्रिलियन रुपीस। और अगर हम ये पता लगाएं कि पिछले 7 सालों में कितने लोन राइट ऑफ किए हैं पब्लिक सरकारी बैंकों ने, मतलब कितने लोन्स को बट्टे खाते में डाला है, तो 2014 से 21 के मध्य अगर हम तुलना करें 2007 से 14 की, तो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पैसा डाल चुकी है मोदी सरकार। और इस सब बैंकिंग इंडस्ट्री को इस कागार पे पहुंचाने के बाद अगर आप पूछेंगे मोदी सरकार से कि आपका प्लान क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपने दोस्तों को बेच दो। तो फ्रॉड्स हो गए 5.35 लाख करोड़ पिछले 7.5 सालों में। पीएसबीज का जो एनपीएज है वो 4 गुना बढ़ा है पिछले 7 सालों में, अगर हम तुलना करें यूपीए के अंतिम 7 सालों से तो। और बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो लोन्स है उसको डाल दिया। मतलब लोन्स रिटर्न ऑफ आर 25 times of what was there in 2007 to 2014. So this is in precise what Modi government banking management means. From हमारे मेहुल भाई to संदेशरा, from नीरव मोदी to विजय माल्या, हम उनकी सुदूर बीचेस पर उनकी तस्वीरें टीवी पर देखते हैं। और वो किसका पैसा लेके वहां सुदूर बीचेस पर आराम कर रहे हैं? वो पैसा है भारत की मिडिल क्लास का, भारत के किसान का, भारत के उस एमएसएमई उद्योग का जो मेहनत करके आज बैंकों को इस हालात तक पहुंचा रहा है। तो प्रॉमिस तो किया था मोदी सरकार ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और रियलिटी क्या कर दी? 5.35 ट्रिलियन का बैंक की धोखाधड़ी कर दी। ये देखिए, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर मैं आपको पिछले 7 साल
और 6 महीने का ब्यौरा दूं तो पिछले 7 साल 6 महीने में टोटल बैंकों को 47,259 फ्रॉड्स के केसेस हुए। तो 47,259 फ्रॉड के केसेस हुए, जिसमें बैंकों ने 5.35 लाख करोड़, जिसको 5.35 ट्रिलियन कहते हैं, उतना बैंकों ने लूज किया। वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का और दे दिया देश को 5 ट्रिलियन रुपए का धोखाधड़ी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी का केस। अब आगे चलते हैं, अगर हम ग्रॉस एनपीएस का कंपैरिजन करें तो 2014 से लेके 21 के मध्य, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं साथियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 21,07,000 करोड़ का एडिशन हुआ ग्रॉस एनपीए में, सिर्फ सरकारी बैंकों में। वो 2007 से 14 की तुलना करें तो मात्र 5,35,000 करोड़ था। मतलब जो 7 से 14 एनपीएस में एडिशन हुआ था 5,35,000 करोड़, वो 14 से 21 के मध्य हो गया 21 लाख करोड़। जो 7 से 14 के बीच जो सरकारी बैंकों ने लोन्स राइट ऑफ किए थे, वो किए थे 32,109 करोड़ के, वो 14 से 21 के मध्य कर दिए 8,17,000 करोड़ के। मतलब रिटर्न ऑफ लोन्स को 25 गुना बढ़ा दिया, ग्रॉस एनपीए को 4 गुना बढ़ा दिया और फ्रॉड कर दिए बैंकिंग इंडस्ट्री में 5,35,000 करोड़ के। और ये जितने भी मैंने आपके सामने आंकड़े दिए हैं, ये सारे आंकड़े मैं आपको प्रेस रिलीज में दूंगा। ये सारे आंकड़े मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग आती है, उससे संकलित किए हैं। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपके सामने रखती है कि किस तरह से ग्रॉस एनपीएस 4 गुना बढ़े यूपीए काल के, जो यूपीए के पिछले 7 सालों की अगर हम मोदी सरकार के 7 सालों से तुलना करें, किस तरह से जो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा रकम डाली गई, वो सारा ब्यौरा आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लगाया आरोप, कहा सरकार के दबाव में कर रहा काम, कंपनी ने दिया जवाब। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके ट्विटर फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। पिछले करीब 7 महीने में उनके फॉलोवर्स की संख्या में करीब 4 लाख का इजाफा हुआ है, लेकिन अगस्त 2021 के बाद से उनके फॉलोवर्स की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में राहुल गांधी ने ट्विटर को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट का डाटा भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना की गई है। अब ट्विटर ने इस पत्र का जवाब दिया है। ट्विटर ने राहुल गांधी के पत्र के जवाब में कहा कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोवर्स की संख्या अकाउंट के साथ दिखे, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि फॉलोवर्स वास्तविक हो। ट्विटर के पास हेरफेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर सप्ताह बड़े पैमाने पर बॉट फॉलोवर्स और स्पैम की छटनी करते हैं। ऐसे में फॉलोवर्स की संख्या में कमी हो सकती है। राहुल गांधी के मुताबिक अगस्त 2021 में उनके फॉलोवर्स की संख्या 54,803 कम हुई है। वही सितंबर में 1,327, अक्टूबर में 2,380 और नवंबर में 2,788 फॉलोवर्स कम हुए हैं। इस अवधि में सबसे ज्यादा पीएम मोदी के फॉलोवर्स बढ़े हैं, जिनकी संख्या करीब 30 लाख है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर पर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी के फॉलोवर्स की संख्या 19.6 मिलियन है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।